बात करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज सीएम से बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संवाद करेंगे। तो कोरोना के मुद्दे पर पीएम आज महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक होगी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट राज्यों के सीएम से बात की जाएगी। तो कोरोना के हालातों पर पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्थ ईस्ट राज्यों के सीएम से संवाद करेंगे। कोरोना के मुद्दे पर बैठक ली जाएगी। आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें कोरोना के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और हालातों की जानकारी ली जाएगी। आगे बढ़ते खबर भोपाल से, जहां सीएम शिवराज ने कोरोना समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में अब रात 10 बजे तक बाजार खुलेंगे। शादी विवाह में शामिल होने वालों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही अंतिम संस्कार में 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। वहीं सिनेमा घर भी खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि 50% क्षमता के साथ ही सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। रेस्टोरेंट अब पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। हालांकि ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। तो मध्य प्रदेश में आज रात से 10 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। इसके साथ ही सिनेमा घर 50% और रेस्टोरेंट 100% क्षमता के साथ शुरू होंगे। शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। तो छूट दी गई है प्रदेश में, लेकिन सतर्कता भी जरूरी है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, आंकड़ों में कमी आ रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में कमी को देखते हुए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। हालांकि ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि तमाम सावधानियां बरतना भी जरूरी है, सतर्कता जरूरी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना पर नई चेतावनी जारी की है। आईएमए ने कहा है कि तीसरी लहर नजदीक है। ये चेतावनी तब आई है जब देश के कई हिस्सों को अनलॉक कर दिया गया। बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। टूरिस्ट स्पॉट में लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। कोरोना के खतरों के बीच भी जिस तरह से लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, आईएमए ने इस बात पर भी गहरा दुख जाहिर किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भारत अभी भयावह दूसरी लहर से बाहर आया है और इसके पीछे स्वास्थ्य महकमे की कोशिशें हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जगह जगह भीड़ को देखते हुए एक प्रेस रिलीज भी जारी किया। आईएमए ने कहा कि इतिहास में जितनी भी महामारियां आई हैं, उन्हें देखा जाए तो ये साफ है कि तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता। ये बेहद करीब है और ये देखकर बहुत दुख हो रहा है कि देश के कई हिस्सों में जनता और सरकार दोनों ही लापरवाह है। सभी बिना कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए भीड़ इकट्ठा करने में जुटे हैं। और वहीं जब बंसल न्यूज ने प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात की, तो उन्होंने भोपाल के कई बाजार बंद करने के संकेत दिए। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखकर सरकार कड़े फैसले ले सकती है। लोग ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में, केरला में फिर से केस बढ़ना प्रारंभ हो गए हैं। दिल्ली में भी आज उन्होंने एक मार्केट बंद किया है, एक मार्केट पहले बंद किया था। तो सारी परिस्थितियों की समीक्षा हम लोग करेंगे और किसी भी परिस्थिति में अब कोरोना ना हो, इसको लेकर जो जो प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास हम लोग करेंगे। उसके लिए कड़े निर्णय लेना पड़े तो वो। इधर कोरोना के बाद अब पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ ने पर्यटन विभाग की भी चिंताएं बढ़ाती है, लेकिन पर्यटन मंत्री का कहना है कि अभी पर्यटन स्थलों को बंद नहीं किया जाएगा। वहीं लोगों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने पर विभाग जोर देगा। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर से बात की हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा ने। प्रदेश के कई पर्यटन स्थल पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ जमा हुई है। कोरोना से लॉकडाउन हटा है और लॉकडाउन हटने के बाद लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हुए पर्यटन स्थल पर पहुंच रहे हैं। हम साथ बात करने के लिए पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी
सबसे पहला ये सवाल कि लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, मांडू हो चाहे पचमढ़ी हो, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नहीं कर रहे हैं। क्या इस तरह से विभाग निर्देश दे सकता है ऐसे लोगों को? विभाग लगातार अपने निर्देश जारी कर रहा है, करबद्ध प्रार्थना कर रहा है कि निर्धारित सीमा में, निर्धारित संख्या में ही, सीमित संख्या में सब पर्यटन स्थलों पर पहुँचे, क्योंकि हम बहुत अधिक लोगों को सेवाएं नहीं दे पाएंगे और कोविड की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही हम आपकी सेवा कर पाएंगे। अभी की स्थिति में देख रहे हैं कि सभी होटल बुक हैं पूरी तरीके से, लोगों की भीड़ है, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा, तो क्या पर्यटन स्थल बंद करने या पर्यटन स्थल में कुछ जो कड़े कदम उठाने की ज़रूरत आपको लगती है और उठाए जाएंगे क्या? देखिए, बंद तो किए ही नहीं जा सकते, पर निर्देशों का पालन सख्ती से कराएंगे ताकि सब सुरक्षित रहें। निर्देशों का पालन सख्ती से कराएंगे। अभी पर्यटन स्थल बंद नहीं किए जा सकते, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन हो इसके लिए विभाग पूरी कोशिश करेगा। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। अगली खबर भोपाल से ही, जहां 29 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अक्षत जैन SDM महू इंदौर की कमानी ने सौंपी गई है। श्रेयांश कुमट सौसर छिंदवाड़ा की कमानी ने सौंपी गई है। सृष्टि जयंत देशमुख को गाडरवारा का SDM बनाया गया है। तन्मय वशिष्ठ शर्मा बेहर बालाघाट के SDM बनाए गए हैं। इधर काजल जावला को विजयपुर श्योपुर का SDM बनाया गया है। दिलीप कुमार SDM हरसूद खंडवा बनाए गए हैं। हिमांशु प्रजापति को SDM जावरा रतलाम की कमान सौंपी गई है और आकाश सिंह को SDM देवसर सिंगरौली की कमान सौंपी गई है। तो 29 IAS अधिकारियों के तबादले प्रदेश में किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, 5 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह नागेश का नाम है। अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास की कमानी ने सौंपी गई है। कमलेश कुमार भार्गव उपायुक्त राजस्व ग्वालियर संभाग की जिम्मेदारी मिली है। चित गढ़पाले को अपर आयुक्त नगर पालिका भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है। विमलेश सिंह पेंड्रो अपर कलेक्टर जबलपुर बनाए गए हैं। राजेश शाही अपर कलेक्टर सतना की कमानी ने मिली है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, विधानसभा सत्र 4 दिन का होगा। 9 अगस्त से 12 अगस्त तक मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र रहेगा। 4 बैठकें इसमें होंगी। तो 4 दिन का होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र। 9 अगस्त से 12 अगस्त तक विधानसभा सत्र रहेगा, जिसमें 4 बैठकें रहेंगी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 9 से 12 अगस्त का रहेगा। 4 बैठकें इस सत्र में होंगी। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। तो विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होगा, 12 अगस्त यानी कि 4 दिन चलेगा और सिर्फ 4 बैठकें इसमें होंगी। इधर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मंत्री तुलसी सिलावट ने मुलाकात की है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राज्यपाल से मुलाकात की। इसके साथ ही मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, प्रभुराम चौधरी ने भी राज्यपाल से मुलाकात की है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से ये तमाम नेता मिलने के लिए पहुंचे। तो तस्वीरें आपके सामने, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। मंत्री तुलसी सिलावट ने भी प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल से मुलाकात की है। जानकारी दे दें, मंगूभाई छगन भाई पटेल हाल ही में मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनसे मिलने पहुंचे थे और तमाम बीजेपी के आला नेता मुलाकात करने के लिए पहुंचे। शिवपुरी के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया 2 दिन के शिवपुरी दौरे पर पहुंचे। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कलेक्ट्रेट में जिला योजना समिति की मीटिंग में हिस्सा लिया, साथ ही कोरोना की समीक्षा बैठक भी की। मध्य प्रदेश को 8 फ्लाइट की सौगात देने पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को विकास का मसीहा बताया और धन्यवाद दिया। आज जो योजना समिति की आपने बैठक ली है, पहला आपका दौरा है, क्या किस तरह से दिशा निर्देश? आज मैंने तकरीबन सभी जो महत्वपूर्ण विभाग थे उनकी समीक्षा की है और दिशा निर्देश भी दिए हैं। विशेष रूप से मेरा जो कंसंट्रेशन था वो मणिखेड़ा और यहाँ का जो सैनिटाइजेशन के प्रोजेक्ट है वो, ग्रामीण विकास
और फूड, हमारी जो अन्नपूर्णा योजना चल रही है उसका क्या क्रियान्वयन है, ये सब बातों पर किया और मीटिंग के पश्चात कोरोना की समीक्षा भी की। जो कोरोना समीक्षा को लेकर जो तीसरी लहर आने वाली है उसको लेकर कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? हाँ, मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि बच्चों के वार्ड के बढ़ाया जाए और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ हो चुकी है। माननीय जो हमारी विधायक हैं, मंत्री माननीय श्रीमती राजे साहब, वो काफ़ी प्रयास करती रहती हैं और ऑक्सीजन प्लांट भी है और यहाँ तो मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी है। और जो थोड़ा बहुत था, मैंने बच्चों के लिए विशेष ध्यान दिया है, उसके बेड्स बढ़ाने की संख्या भी हम लोगों ने की है। सोनिया जी के द्वारा फ्लाइट दी गई है मध्य प्रदेश के लिए, 8 फ्लाइट आई हैं, क्या कहेंगे? महाराज तो ऊर्जावान नेतृत्व हैं और उनका एक ही सोच है, जनसेवा करना। जिस विभाग में भी जाते हैं सौगात क्षेत्र को देते हैं। खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस नेता विश्व बंधु राय ने सोनिया गांधी को खत लिखा है और ये खत पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ लिखा गया है। दिग्विजय सिंह पर पार्टी को बर्बाद करने का आरोप लगाया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने का भी आरोप लगाया गया और इस पूरे मामले में विश्व बंधु राय ने जांच की मांग की है। तो महाराष्ट्र में एआईसीसी मेंबर है विश्व बंधु राय, जिन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ पत्र लिखा है सोनिया गांधी को और कांग्रेस को बर्बाद करने का आरोप दिग्विजय सिंह पर लगाया है। तो कांग्रेस की सरकार गिराने में दिग्विजय सिंह की भूमिका होने का दावा भी इस खत के जरिए किया गया। इसके साथ ही जांच की मांग की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक पत्र लिखा है दिग्विजय सिंह के बयानों को, जो बेतुका बयान उनके बार बार आ रहे हैं। 370 कोई भी ऐसा बहुसंख्यक लोग के खिलाफ जो बार बार उनका बयान आने से पार्टी को जो नुकसान हो रहा है, कई बार ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। इनको जो जो जिम्मेदारी दी गई वहां तो ऑलरेडी नुकसान हुआ ही है। जहाँ पे ये रह रहे, जहाँ पे ये राज्य संभालते तो वहां पे भी नुकसान हो चुका है। पार्टी वहाँ सत्ता से जा चुकी है, तो क्या जरूरत है? इन लोग को तुरंत तत्काल रुकाना चाहिए और इनके बयानों को भी लगाम लगाना चाहिए और आगे इनका प्रोग्रेस रोक देना चाहिए पार्टी को। और आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सुबह 11 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी। खबर बालाघाट से, जहां नक्सलियों को हथियार मुहैया करवाने के मामले में 496 कारतूस, एक पिस्टल और 2 दूरबीन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी घनश्याम आंचले के घर से ये विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तो पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के गोंदिया से बच्चन और बालाघाट से बलजूर उइके गिरफ्तार हुए हैं। अब तक 10 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों आरोपी नक्सलियों से मीटिंग के बाद उन्हें अवैध हथियार सप्लाई करते थे। ये खबर निकलकर सामने आ रही है और अब तक 10 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। जो प्रथम चरण में हमने 8 आरोपी पकड़े थे, उनसे आगे की पूछताछ में उनने कुछ अन्य नाम भी बताए जिनके द्वारा उनको वेपन सप्लाई किया जा रहा था, या फिर ऐसे लोग जिनके द्वारा नक्सलियों तक वेपन पहुंचाने में इन मुख्य आरोपियों का सहयोग किया जा रहा था। इसी सिलसिले में हमने बालाघाट ज़िले से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि नक्सली दलम से जुड़े हुए हैं, जो संपर्क स्थापित करके इन वेपन्स को सप्लाई करवा रहे थे। इसके अलावा गोंदिया ज़िले से भी गोंदिया पुलिस की मदद से बालाघाट पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने वेपन सप्लाई और एक्सप्लोजिव सप्लाई में जिनकी भूमिका है। इन सभी लोगों से और भी पूछताछ की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि नेटवर्क में कुछ अन्य लोगों के भी शामिल होने की पूर्ण संभावना है और उनको भी पकड़कर उनसे पूछताछ की जाएगी और उनकी जो क्रिमिनल लायबिलिटीज़ है, क्रिमिनल एक्ट के हिसाब से उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर इंदौर से, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देशों के बाद इंदौर पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, शहर के प्रमुख स्थल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में नजर रखी जाए। बम निरोधक दस्ते के साथ कई इलाकों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों की निगरानी भी लगातार बनी रहेगी। तो इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने भी इसकी पुष्टि की है। आपको जानकारी दे दें,
यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये निर्देश दिए और यूपी में आतंकी मिलने के बाद प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी कड़ी में ये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जो उच्च अधिकारियों की निगरानी में अब इंदौर रहेगा। और में भी संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई है। हम जानते हैं कि इंदौर में कई संवेदनशील प्रतिष्ठान हैं, यहाँ पे कई संवेदनशील स्थान है जहाँ पर लगातार पुलिस की सतर्कता रहती है, लेकिन साथ ही साथ इन जगहों पे पुलिस की सतर्कता एहतियात बढ़ाई गई है और साथ ही साथ वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वो स्वयं इन जगहों की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करें, वहाँ पर लगातार निरीक्षण करें, पुलिस की विजिबिलिटी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा रहे और इसके लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारी भी जा रहे हैं। स्वयं मेरे द्वारा भी कई जगहों का उसमें निरीक्षण किया गया। इसमें कुछ अपराधी भी पकड़े गए, हालांकि वो दूसरे अपराधों से जुड़े हुए थे, लेकिन सामान्य तौर पर एक पुलिस की संवेदनशीलता और मुख्य तौर पर अलग अलग जगहों के बारे में उसकी सावधानी के स्तर को बढ़ाया गया है, आगाह किया गया है और साथ ही साथ सीमावर्ती जिलों को भी इसके लिए चौकस किया। जयपुर में तेज बारिश के बीच रविवार को आमिर महल में आसमान से 2 बार आफत बरसी और ऐसी आफत कि कई लोग मौत के मुंह में समा गए। दरअसल जयपुर के आमिर महल में बने वॉच टावर पर बिजली गिरी, जिसकी चपेट में यहां घूम रहे 35 से ज्यादा टूरिस्ट आ गए। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, वहीं घायलों में कई की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि जयपुर में लंबे वक्त के बाद वीकेंड लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोग घूमने निकले और आमिर महल पहुंच गए, लेकिन लोगों को क्या पता था कि कुछ देर पहले हंसी ठिठोली कर रहे लोगों के चेहरे चंद मिनटों में ही खून से लाल हो जाएंगे। दरअसल 15 से 20 मिनट के बीच आमिर महल पर 2 बार वॉच टावर पर बिजली गिरी और चंद सेकंड में ही कुछ जिंदगियां लाशों में तब्दील हो गई। इधर मध्य प्रदेश में भी आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई। राजनगर विधानसभा के खजुआ गांव में 3 लोगों ने बिजली गिरने से दम तोड़ दिया। वहीं दतिया में 2 बच्चियों और शिवपुरी में 2 महिलाओं की जान चली गई। इसके साथ ही छतरपुर में बिजली गिरने से 3 जिंदगियां खत्म हो गई। तो मध्य प्रदेश में भी आसमानी आफत बरसी और आकाशीय बिजली की चपेट में 16 लोग आ गए। राजनगर विधानसभा के खजुआ गांव में 3 लोगों ने बिजली गिरने से दम तोड़ दिया। इधर दतिया में 2 बच्चियों और शिवपुरी में 2 महिलाओं की जान चली गई। इसके साथ ही छतरपुर में बिजली गिरने से 3 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस घटना पर दुख जताया है। वीडी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है, साथ ही पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने की भी बात उनकी तरफ से कही गई। आगे बढ़ते खबर आष्टा से, जहां तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इंदौर भोपाल हाईवे के कोठरी बैंक के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार और एक ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन तस्वीर आपके सामने, और इस भीषण सड़क हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना भयावह रहा होगा। तो घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, इलाज उनका जारी है। वहीं दूसरी तरफ मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ग्वालियर के दुष्यंत भदौरिया बोर्ड पेन से एक पेंटिंग तैयार कर रहे हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दुष्यंत भदौरिया कलरफुल बोर्ड पेन से लगभग 10 फीट लंबी पेंटिंग बना रहे हैं। दुष्यंत श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को कैनवास पर उकेर रहे हैं। इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तमाम मापदंडों का विशेष ख्याल भी रखा जा रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने वाली संस्था इसे मॉनिटर कर रही है। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन ने।
जीवाजी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ स्टडी के छात्र दुष्यंत कुमार भदौरिया गिनीज बुक में शामिल होने के लिए एक अनोखी पेंटिंग तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने वो अपने कार्य में जुटे हुए हैं और ये जो पेंटिंग बनाई जा रही है वो पिन बोर्ड की सहायता से बनाई जा रही है। तकरीबन 1 लाख से अधिक पिन बोर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे साथ उनकी जो सहयोगी हैं वो मौजूद हैं और उनसे जान लेते हैं कि कितना अनोखा ये पेंटिंग तैयार हो रही है और कितना अलग हटके ये कार्य है। ये 3 बाई 3 मीटर की एक पेंटिंग है जिसको 1,17,000 बोर्ड पिन्स को लगाकर बनाया जा रहा है, कलरफुल पिन्स का यूज़ करके। और इसमें अर्जुन को श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते हुए बनाया गया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पहली बार ग्वालियर में बनाया जा रहा है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इंडिया में अभी तक कोई ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया। तो ये बहुत अनोखा और ग्वालियर को गौरवान्वित करने वाली चीज़ है। और इसको जीवाजी विश्वविद्यालय ऑर्गेनाइज्ड कर रहा है, जिसके लिए 2 उन्होंने वो भेजे हैं। एक पटवारी को आना ज़रूरी है जो कि लास्ट डे आके इसका मेजरमेंट लेगा और सर्टिफाई करेगा, और 2 लोग जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की यहाँ पर उनका वो कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अभी इस टाइम पर ड्यू टू कोविड आ नहीं सकते हैं यहाँ पर। तो 2 विटनेस यहाँ पे हैं, वो इसको देखेंगे और उसको एब्जॉर्ब करेंगे। और वो कितना टाइम लिमिट लिए, कितने समय? इसका एक्चुअली ऐसा कोई टाइम नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऐसा शायद कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया। अगर कोई होता है इस साइज़ का तो टाइम वो होता, बट हाँ कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन या थोड़ा बहुत उसमें हो तो ये कवर हो जाए। बिल्कुल दावा है कि जल्द से जल्द इस पेंटिंग को बना लिया जाए। अधिकतम 2 दिन लिए जाने की बात कही जा रही है और तमाम वो मापदंडों का ख्याल रखा जा रहा है जो गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल होने के लिए किया जाता है। उनके जो ऑब्जर्वर हैं वो भी इस पर ध्यान रखे हुए हैं। लेकिन अपने आप में ये अनोखी पेंटिंग होगी क्योंकि महाभारत के एक चित्र का चित्रण इस पेंटिंग के माध्यम से किया जाना है। तो देखना होगा कि ये कब तक अपनी पेंटिंग तैयार कर पाएंगे। कैमरामैन कर्णवासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। भारत की आबादी 1 अरब 39 करोड़ के आसपास है। हम आपको ये इसीलिए बता रहे हैं कि अब देश की राजनीति आबादी पर सोचने लगी है। यूपी में नई जनसंख्या नीति का ऐलान हुआ तो उसका असर मध्य प्रदेश की सियासत पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ सियासत थोड़ा थोड़ा श्रेय लेती भी दिखाई दे रही है। देखिए पूरी खबर। यूपी से सियासत एमपी आई, जनसंख्या नियंत्रण पर बहस गरमाई, कानून बनाने पर बीजेपी का समर्थन, कांग्रेस बोली इंदिरा ने की थी पहली पहल, दिग्विजय सरकार ने भी बनाया था कानून। वर्ल्ड मीटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी 1 अरब 39 करोड़ के आसपास है और यहाँ सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश राज्य की है। इसी राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। नई जनसंख्या नीति भी लागू कर दी गई है, लेकिन अब आबादी पर सियासी बहस धीरे धीरे यूपी की सीमा से बाहर निकलकर मध्य प्रदेश में भी आ गई है। इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण हो और उसको कानून की परिधि में लाकर यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ इस देश की भावी पीढ़ी को होगा। भारत का विकास यदि आप चाहते हैं तो हर व्यक्ति ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कथन पे हमेशा संदेह होता है। टाइमिंग देख लीजिए, चुनाव का समय है। ये बहस दूर तलक जाएगी क्योंकि मामला ही ऐसा है। ये धीरे धीरे जंगल में आग की तरह फैल रहा है। 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि 6 अगस्त को राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हो सकती है। जनसंख्या नियंत्रण किसी भी देश की उन्नति, प्रगति और विकास का सशक्त माध्यम बनेगा। कि हमारी स्वर्गीय आदरणीय नेता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु कार्यक्रम चलाया गया था और जनसंख्या नियंत्रण की अभी जो बात उत्तर प्रदेश से उठी है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून राष्ट्रीय स्तर पर बनता है, कोई स्टेट नहीं बना सकती। कांग्रेस इसे इंदिरा गांधी की पहल बता रही है और एमपी में श्रेय दिग्विजय सरकार को भी दे रही है, लेकिन बताने वाले इसे बीजेपी का चुनावी शिगुफा भी करार दे रहे हैं।
पूरा यूपी चुनाव का स्टैंड है ये। इसे प्रभावित करना है कि इनका ये कोई चर्चा विकास पे नहीं कराएंगे, ये कोई चर्चा कोरोना पे नहीं कराएंगे, गंगा की लाशों पे कोई चर्चा नहीं होगी। जिस तरह से अखाड़ों के साथ वहाँ पे दुर्व्यवहार हुआ कुंभ के दौरान, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। टेस्टिंग खराब हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। ये सारी चर्चा सिर्फ इस धर्मांतरण के इस पर लाके कर दी जाए ताकि पूरा का पूरा दिमाग हमारी जनता का उधर चला जाए और विकास के मुद्दे पे हटाकर लोगों में पोलराइजेशन किया जाए, जिससे वोटों का बंटवारा हो जाए। ये केवल एक। आइए अब आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जिसे सरकार समस्या मान रही है। मौजूदा दौर की बात करें तो भारत की आबादी 1 अरब 39 करोड़ के आसपास है। उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है। जनसंख्या के हिसाब से यूपी देश में पहले पायदान पर है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 8 करोड़ 45 लाख के आसपास है। वहीं देश में मध्य प्रदेश जनसंख्या के मामले में 6ठे नंबर पर है। इसी प्रदेश की 100 साल पहले आबादी 1 करोड़ 39 लाख थी। वहीं छत्तीसगढ़ की वर्तमान जनसंख्या की बात करें तो ये 2 करोड़ 90 लाख है। ये आबादी अपनी रफ्तार से बढ़ ही रही है। सोचिए, अब इतनी बड़ी आबादी के लिए खाना भी चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए। सरकार जो योजनाएं बनाती है उसकी पहुंच भी यहाँ तो हो। कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हो जो इस आबादी को उच्च मानक जीवन दे सके। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत का गरीबी हटाओ नारा कब से बुलंद किया जा रहा है। इंदिरा गांधी ने नसबंदी प्रोग्राम चलाया, गरीबी हटाने का नारा दिया। ये 1975 की बात है और आज 46 साल बाद 2021 में उसी जनसंख्या पर फिर बहस शुरू हुई है। आगे देखिए होता है क्या। बासु चौरे, बंसल न्यूज,